नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम। हेमंत भाई को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत जी आपका। आज दिल्ली के नतीजे आ गए। अब दिल्ली के नतीजों के बाद एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि फकीर का झोला लेकर अरविंद केजरीवाल कहां जाएंगे। हालांकि इस सवाल से हमारे तमाम दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि फकीर का झोला लेकर केजरीवाल क्यों जाएंगे और जाएंगे तो कहां जाएंगे। दरअसल एक ही गुरु के दोनों शागिर्द हैं। दोनों का जो उद्भव है वो एक ही स्थान से हुआ है। वो फकीर जिसने कई साल पहले कहा था कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर निकल लूंगा। इंतजार कई सालों से इस देश के हजारों लाखों लोग कर रहे हैं कि उस फकीर का झोला देख लें, एक बार दर्शन हो जाए झोला है कैसा। हमने भी कई बार अपने कार्यक्रमों में कहा कि साहब कुछ नहीं, रुपया डॉलर इकोनॉमी सब छोड़ो, झोला एक बार दिखा दो, कम से कम मोक्ष प्राप्ति हो। वो झोला हम नहीं देख पाए। वो झोला दरअसल छिपा करके साहेब ने रखा था, बड़े वाले साहेब ने, कि छोटे वाले को देंगे, जिस दिन टाइम ओवर हो जाएगा देंगे कि ये लो झोला और अब निकल जाओ। वो दिन आ गया, 8 फरवरी 2025 लिख लीजिए। कई इसकी वजह है, उन वजहों में अभी इसी कार्यक्रम में हम जाएंगे, क्योंकि अब कोई गुंजाइश है नहीं इस छोटे फकीर के लिए। ये छोटा भी फकीर ही था, एक मफलर था, एक चप्पल थी, एक बुसट था, बुसट इन नहीं होता था, और एक पैंट थी, वो पैंट की मोहरी खुली चौड़ी। तो फकीर ये भी था, ये छोटा फकीर वो बड़ा फकीर। बड़ा वाला फकीर बड़ा ही निकला, अपना झोला भी छोटे फकीर को थमाया कि निकल जाओ तुम निकलो, हम तो जहां हैं मौज में है। हेमंत भाई, ये छोटे फकीर कहां जाएंगे बड़े फकीर का झोला लेकर? धन्यवाद आशीष भाई। देखिए, जो बड़े फकीर हैं ये आजकल झोला उठाते नहीं है, लोगों के झोले उठवाते हैं। और अब उन्होंने छोटे फकीर, आपने बिल्कुल सही संज्ञा दी है, छोटे फकीर। और दोनों फकीर गरीब की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। बड़े वाला तो बेरोजगार की बात भी नहीं करता, महंगाई की बात नहीं। लेकिन छोटे वाले फकीर साहब जो है, ये एक नीले रंग की वैगन आर से, एक शर्ट से और एक पैंट से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे कि मैं आप में से एक हूं। मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ियों का काफिला नहीं रखूंगा, मैं कोई घर नहीं लूंगा सरकारी, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा। और उनका फिर जलवा देखा आपने, 33 करोड़ का घर देखा आपने, जो इनका सबसे बड़ा कारण बना झोला उठाने का। दो राज्यों की पुलिस की सुरक्षा देखी, पंजाब पुलिस के कमांडोज, दिल्ली पुलिस के कमांडो। वो अलग बात है कि बड़े फकीर ने वो कमांडो वापस करा दिए इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि भाई पंजाब वाले नहीं चलेंगे, तो वापस करा दिए। 33 करोड़ के घर का सारा शीश महल का नैरेटिव आपने देख लिया। उसके बाद गाड़ियों के काफिले देखे, उसके बाद वैगन आर की बजाय तमाम चीजें आपने देखी। तो कुल मिलाकर के जो बड़ा फकीर करता है, तो ये उनके छोटे रिचार्ज थे, छोटे पैकेज थे, इसमें तो कोई शक नहीं। तो दिल्ली की जनता ने बड़े की बजाय, छोटे पैकेज की बजाय छोटा रिचार्ज क्यों ले? जब उनके पास बड़ा पैकेज है तो उन्होंने बड़े पैकेज को उसके तरीके से अडॉप्ट कर लिया। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इनको लेकर के कौन आया था, इनकी लॉन्चिंग किसने की थी। देखिए, वी हैव टू बी जुडिशियस। इनको लाई थी विवेकानंद फाउंडेशन। विवेकानंद फाउंडेशन में कौन थे? श्रीमान अजीत डोवल, माननीय अरुण जेटली जी, गोविंदाचार्य जी, रामदेव और अन्ना हजारे, और उन सब से ऊपर ये डॉगी मीडिया हमारा। तो उन सब का एक कंप्लीट उनकी एक खोज थी माननीय अरविंद केजरीवाल जी। बड़ी शानो शौकत से इंडिया अगेंस्ट करप्शन और पूरा दिल्ली का माहौल और लाल किले के बाहर और तिरंगे और पता नहीं क्या क्या, पूरे राष्ट्रवाद का ऐसा। क्योंकि बीजेपी को ही पता था कि तुम अगर डायरेक्टली आओगे उस दौर में 2013 में तो बात बनती नहीं थी। तो छोटा रिचार्ज लॉन्च कर दिया उन्होंने। तो उस छोटा रिचार्ज जब आप कोई लॉन्च करते हो ना, जो बड़े पार्टी जो होती है, तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होता है, उसकी एक यूटिलिटी होती है। तो जिस दिन उसकी यूटिलिटी पूरी होगी तो उसको झोला थमाया ही जाना होता है। तो आज इन्होंने माना कि आज इनकी यूटिलिटी पूरी होगी केजरीवाल की, तो उनके हाथ में झोला दे दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अनापेक्षित नहीं है। जिन जिन चीजों पर आप सत्ता में आए थे, आप किन बातों पर सत्ता में आए थे कि मैं आम आदमी हूं, वो आम आदमी देख लिया आपका। उसके बाद आप ईमानदारी के प्लैंक पर आए थे, आपका शराब घोटाला देख लिया, आपके सारे कैबिनेट कुलीग्स देख लिए। तो सारी ही चीजें जो कुछ मोदी जी की तरह जो कुछ कहते थे, जो कुछ करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इस चुनाव की एक और बड़ा खास नेट टेक अवे है आशीष भाई, और वो क्या है कि इस चुनाव के अंदर कोई पॉलिसी नहीं थी,
कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई नैरेटिव नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी। इसके अंदर दो चीजें थी। इसके चुनाव के अंदर एक चीज थी सबसे बड़ी कि प्रोपेगेंडा कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है, और दूसरा जो मुद्दा था वो था कि फ्रीबीज कौन ज्यादा दे सकता है। तो आपको पता है जब इसी तरह की चीज करनी है तो प्रोपेगेंडे के मास्टर केजरीवाल भी थे, लेकिन वो छोटे रिचार्ज थे, और बड़े जो मोदी जी हैं उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है प्रोपेगेंडा में। तो उन्होंने इनको इन्हीं के उसमें फंसा करके कि जो आम आदमी वाली वो थी उसमें तमाम शीश महल बनाम राजमहल और वो सारी चीजें करके और वो निपटा दिया। आपने कहा झोला कहाँ जाएगा। देखिए इस तरह का जो प्रायोजित झोला होता है उसकी एक ही गुंजाइश होती है, और उसकी गुंजाइश है अज्ञातवास। केजरीवाल साहब की जब भी पार्टी सत्ता में आई 2013 के बाद से, उसका कोई सिद्धांत नहीं, उसका कोई विचारधारा नहीं, उसका केवल एक खेल है, वो है सत्तावाद का खेल। सत्ता आए चाहे किसी भी चीज पे आए। तो इस बार सत्ता नहीं आई और दिल्ली उनका मुख्य केंद्र है, हेडक्वार्टर भी वही है, सारी सीनियर लीडरशिप वहीं बैठती है। तो अगर दिल्ली के चुनाव में पार्टी हारना और बात थी, लेकिन केजरीवाल का हार जाना, मनीष सिसोदिया का हार जाना और तमाम वरिष्ठ नेताओं का हार जाना, कैबिनेट के लोगों का हार जाना, ये एक बात कहती है, ये बात कहती है जिसकी मैं और आप कई बार आगाह किया हमने दर्शक साथियों को कि देखिए माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो मैनिपुलेशन बहुत दो बड़ी चीजें हैं, और ये आजकल एक सिस्टमेटिक तरीका है चुनाव जीतने का और चुनाव लड़ने का। तो उसमें केजरीवाल साहब के हाथ में जोड़ा है, बीजेपी के हाथ में सत्ता आई। बात तो केवल इतनी सी है। नहीं, दिल्ली में जो समझ रहा था वो ये था कि हरियाणा का चुनाव जिस लाइन पे लड़ा था इन्होंने, वो एक क्वार्टर फाइनल था। अगर आप देखो वो जो इन्होंने नई टेक्निक बनाई है उसका एक टेस्ट केस था वो। उसके बाद आप चलिए महाराष्ट्र उसका सेमीफाइनल हुआ, और दिल्ली उसका आज फाइनल में परिणति हो गई। अब जो इनका जो ये टेस्ट है चुनाव लड़ने का जो पैटर्न है, अब वो ऑथेंटिकेट हो गया है। अब उसको केवल रेप्लिकेट करना है, और उसकी रेप्लिकेशन आपको दिखेगी अब बिहार के अंदर, जहां आपको नीतीश कुमार के साथ यही होता दिखाई देगा जो पहले ठाकरे के साथ हुआ, जो पहले सुखबीर बादल के साथ हुआ, जो तमाम एलाइज के साथ हुआ। तो वो सारी की सारी चीजें आज के बाद जो केजरीवाल साहब की जो सियासत है वो केवल पंजाब तक सीमित रह जाएगी, और उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो आज की हार के बाद ना केवल पार्टी की बल्कि खुद की हार के बाद वो कहीं ना कहीं इरोड हो जाएगी। वो सत्ता उनका वो नियंत्रण नहीं रहेगा पार्टी पे। और इसी बात का सबसे बड़ा खतरा केजरीवाल को आज महसूस हो रहा होगा कि यहां से आगे क्या। अब दिल्ली में तो 5 साल के लिए आप फ्री हैं, पंजाब जो है 28 में चुनाव है, 27 में चुनाव है, तो वहां की चुनौती और तरह की है। दिल्ली की सत्ता प्रतीक थी वहां की ताकत का। जब दिल्ली आपने गंवा दी तो पंजाब के अंदर भी कोई बहुत अच्छा शासन नहीं चल रहा है। पंजाब के अंदर आर्थिक स्थितियों की दिक्कत है, वहां की सेंसिटिविटी की दिक्कत है। वहां पर अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से 2 सेपरेटिस्ट वहां पर चुनाव जीत करके आ गए एक तरीके से। तो उस सारे के अंदर अब केजरीवाल के लिए चुनौतियां बहुत दूसरे किस्म की होने वाली है, जो लीक से हटकर है। क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस के अलावा, बीजेपी के अलावा अकेले ऐसे नेता थे जिनकी 2 राज्यों में सरकार थी और मुख्य राज्य में सरकार गंवा दी। तो अब उसका जो फॉल आउट है वो निश्चित तौर पर पंजाब की पॉलिटिक्स पर होगा, और उससे केजरीवाल का जो पार्टी पे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था वो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा उसमें डेंट लग जाएगा, वीक हो जाएगा। पंजाब की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है, जिस तरीके की वहां की सोशियो इकोनॉमिक हालात है, जिस तरह के नशा है, जिस तरीके के डोंकी रूट से यूथ जा रहे हैं, तो एक खुशहाल प्रदेश बदहाली की स्थिति में वो भी है। और वहां पर उनका मुकाबला भाजपा से नहीं है, भाजपा और उसके एलाई का सब टूट चुका है वहां पर, श्रोमणी अकाली दल का। तो वहां उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है। तो ये उनके लिए एक खास तरह का एक नई चुनौती। तो कुल मिलाकर के जैसा आपने कहा, बड़े फकीर का झोला तो मिल गया, लेकिन उस झोले को रखेंगे कहां, वो जगह केजरीवाल को तलाशनी होगी। अब तक तो कभी गुजरात कूद जाते थे, कांग्रेस को निपटा जाते थे, कभी गोवा कूद जाते थे, कभी हरियाणा कूद आते थे। तो जहां जहां उनका कार्यक्रम केवल कांग्रेस को निपटाने का था, उन्होंने कभी अखिलेश को निपटाने की नहीं सोची, उन्होंने कभी ममता दीदी को निपटाने की नहीं सोची, उन्होंने कभी तेजस्वी को निपटाने की नहीं सोची। उनकी लॉन्चिंग केवल कांग्रेस को डेंट करने की थी, और वो जो उनकी यूटिलिटी थी वो आज पूरी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी टीम है उसने छोटी टीम को अपने एब्जॉर्ब कर लिया, केवल इतनी सी बात है। तो केजरीवाल साहब के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, पार्टी की दृष्टि से भी, संगठन की दृष्टि से भी, और पंजाब की सरकार की दृष्टि से। जी नहीं,
हालांकि ये साहब अखिलेश यादव से भी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए पहले आतुर थे। मैं निजी तौर पर बताऊं, एक आध नेताओं ने मुझसे भी उस समय पूछा कि कितनी सीटें अगर हम गठबंधन में लें तो निकाल सकते हैं, तो हमने जितनी बता दी उतना डाइजेस्ट ही आदमी को नहीं होता है। हम कहे अगर 2-3 सीट मांगोगे तब हो सकता है एक आध सीट निकल जाए, क्योंकि 2-3 सीट पूरे प्रदेश में 403 में ऐसी छांट सकते हो कि जहां पर समाजवादी पार्टी अगर दे दे दिल्ली के सीमावर्ती एक आध सीट, बिल्कुल जो एनसीआर की है, तो वहां पे हो सकता है कुछ दाल गल जाए, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने वहां पे प्रत्याशी खड़े किए, विधानसभा चुनाव में 2022 में यूपी में प्रत्याशी खड़े किए थे और कई जगह पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से, मतलब बिल्कुल जो जातीय समीकरण था प्रत्याशी का, इनके प्रत्याशी का, वो डायरेक्ट चोट पहुंचा रहा था अखिलेश यादव के प्रत्याशी को। लेकिन खैर गठबंधन के दौर में भाजपा से मुकाबले के लिए सब आए एक छतरी के नीचे। अब सवाल यही है कि कई सारे राजनीतिक पंडित विश्लेषक जो हैं वो कह रहे हैं पिछले 3-4 घंटे से कि अब केजरीवाल खाली हो गए हैं, अब मोदी के लिए बड़ा खतरा करेंगे। जरा इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि अब कितना खतरा करेंगे। आशीष भाई, जिन लोगों ने केजरीवाल को काम करते देखा है 2013 से लेकर आज तक, उनको एक बात समझनी पड़ेगी। जब तक वो बीजेपी और आरएसएस की बी टीम के तरीके से उनकी छत्र छाया में संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद उनकी पार्टी ने सदा सत्ता का आनंद लिया है। संघर्ष वो 2014 के बाद उन्होंने नहीं किया। तो उनका जो भी इकोसिस्टम था, उनका जो भी कवरेज थी, जो मीडिया के अंदर न्यूसेंस थी, उनको देखिए आप कुछ भी हो जाए, मोदी जी कुछ भी करते रहे, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा वार पैरेलल चलता था बीजेपी के। लेकिन वो क्यों था कि दिल्ली की सरकार आपके पास थी, आपके पास विज्ञापन की ताकत थी, पैसे की ताकत थी। अब वो चीज नहीं रहेगी, तो अब उनका भी वही असर होगा जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का मीडिया के अंदर होता है। ये तो आप मानेंगे ना कि मीडिया को तो माल चाहिए, माल देने की हैसियत में आप है नहीं। माल कौन देता है वो हमने खोल के बताया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितना माल दिया, भारत की सरकार कितना माल देती है, बीजेपी शासित राज्यों से कितना माल मिलता है मीडिया को। तो यहाँ खेल माल का है। यहाँ कोई इसने कि आपकी बहुत जबरदस्त केजरीवाल जी रिसर्च करके लाए हैं उसको मीडिया हाथों हाथ ले लेगा, भूल जाइए इस बात को। केजरीवाल जी को उस मीडिया की आदत है जो पूरा घंटा उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करता था घंटों तक आरएसएस और बीजेपी की छाया में, या बीजेपी को छोड़ दीजिए, वहां से हटने के बाद जब सरकार में आ गए तो सरकार का जो सरकारी तंत्र विज्ञापन तंत्र था उसके कारण कवरेज मिलती थी उनको। अब वो यहाँ का नहीं रहा दिल्ली का, अब वो एक राज्य की पार्टी होकर सीमित रह गई है पंजाब में, और पंजाब के पास उतना खुला पैसा नहीं है। काम चलाऊ है, ऐसी बात नहीं है, सरकारें जब होती है तो वहां आपके पास एक लिमिटेड ताकत होती है। तो केजरीवाल साहब, आपने इस चुनाव में देखा होगा, जब से वो जेल से आए उनका जो तेवर है और क्लेवर है वो भी थोड़ा ढीला हुआ है। तो 3 दिन पहले मैंने किसी आपके बड़े नेता से पूछा कि भाई ये केजरीवाल साहब ढीले कैसे हैं? उन्होंने कहा साहब सेहत ज्यादा ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के अंदर जेल जाने के बाद उसका एक अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। उसका एक कहीं ना कहीं आदमी अंदर से वीक तो होता ही है। देखिए कुछ भी कहिए, कितना ही संघर्षशील हो, भगत सिंह तो आजकल होते नहीं, सत्ताधारी लोग जेल में जाने के लिए तो सत्ता लेते नहीं। तो अब केजरीवाल पहले वाले केजरीवाल रह पाएंगे, उसी तरीके से लड़ पाएंगे? क्योंकि देखिए केजरीवाल साहब ने जो हरियाणा के अंदर गेम हुआ था, वोट काटने का और वोट जोड़ने का खेल, वो खेल अपने क्या नाम है महाराष्ट्र में वो रेप्लिकेट किया गया। दिल्ली में उनको पता था, वो इस पे काम भी कर रहे थे, लेकिन जब तक वो शादरा का नई दिल्ली का मामला लेकर के आए तब तक देर हो गई आशीष भाई, और तब तक जो खेल होना था वो हो गया। जिनकी वोट कटनी थी उनकी वोट कट गई, और लोकसभा के बाद और जब तक इन्होंने शोर किया तब तक 8 लाख नई वोट जोड़ दी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की 70 सीटों पे 8 लाख वोट जोड़ने का मतलब होता है यानी कि एक सीट पर लगभग 11,500 वोट ऑन एन एवरेज। तो 11,500 वोट छोटी स्टेट के अंदर एक कंस्टिट्यूंसी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप केजरीवाल की हार का मार्जिन देख लीजिए, आप सिसोदिया साहब की हार का मार्जिन देख लीजिए, नैरो मार्जिन से, और बिल्कुल टारगेट करके हराया गया है उनको। हम आप पहले भी बात की थी कि भाई जिस तरीके से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को चुनाव आयोग खुली छूट दे रहा है कि भाई तुम साड़ी बांटो, तुम जूते बांटो, कैश बांटो, जो मर्जी आए बांटो, और नाक के नीचे बांटो, सरकारी कोठी में रह के बांटो, सरकारी कोठी के एड्रेस पे 40-40 वोट बनवाओ। तो हम तो ये खेल समझ रहे थे, तो उसको इन्होंने शोर तो मचाया, लेकिन मुझे लगता है शोर मचाते मचाते देर कर दी। तब तक बीजेपी अपना माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो मैनिपुलेशन का खेल जमा गई थी, और यही आज उनकी हार का कारण बना। ऐसा नहीं है केजरीवाल कोई ना समझ नहीं है, इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, वेरी प्रोएक्टिव पॉलिटिशियन,
लेकिन बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, वो इस चुनाव को पिछले 1.5-2 साल से लड़ रही थी। जिस दिन केजरीवाल को अंदर भेजने का फैसला हुआ, उस दिन ये संकेत मिल गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इनकी यूटिलिटी अब खत्म हो चुकी है। वरना डराते रहते हैं, बहुत सारे राज्यों में डराते भी तो है। तो हम नेताओं को डरा के भी रखते हैं और उनकी स्टेट्स छीनते हैं उनसे मिलजुल के। लेकिन यहां वो नहीं था। ये चुनाव तब से लड़ रहे थे, पन्ना प्रमुख से लेकर के कोई चीज देखिए आप। तो बीजेपी का जो आने वाले समय का जो देश में चुनाव लड़ने का पैटर्न है, वो ये वोटों वाला खेल एक है, डेटा मैनिपुलेशन दूसरा है, और सवाल रहित लोकतंत्र तीसरा है। दिल्ली के अंदर आप दहाड़ते रहे, इतनी वोट काट, इतनी जोड़ती रही, चुनाव आयोग ने आज तक जवाब दिया क्या आपको? राहुल गांधी इस देश खेल को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के नेता है, नंबर 2 पार्टी, 100 लोकसभा सीटों वाले उसके लोकसभा के नेता है विपक्ष के। उन्होंने कह दिया भाई महाराष्ट्र के अंदर इतनी वोट कैसे बढ़ी? चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया क्या? वो उनसे वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। वोटर लिस्ट लेना किसी भी पार्टी का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, आप दे दीजिए। वो तो ई फॉर्मेट में मांग रहे हैं, आपको तो सीडी तो देनी है उनको, या 2 पेन ड्राइव तो देनी है, नहीं दे रहे। और चुनाव आयोग ने रिस्पॉन्ड क्या किया कि हमने पहले दे रखी है। भाई पहले दे रखी तो दोबारा भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है? लेट देम गेट देयर फोरेंसिक एनालिसिस डन, वेयर इज द इशू? बट दे वोंट। और जाते जाते राजीव कुमार जी अपना पार्टिंग गिफ्ट मोदी जी को दे गए कि लीजिए साहब, आप आपके दिल्ली भी आपके हवाले है। तो थोड़े दिन आप जैसे उस दिन बात कर रहे थे कि वो हिमालय पे जाएंगे, थोड़ी ध्यानवान लगाएंगे, उसके बाद अपने अगले रोल के लिए आएंगे वो। और निश्चित मान के चलिए, सुनील अरोड़ा जैसे चले गए थे, बाकी ऐसे नहीं जाएंगे। राजीव कुमार का पुनर्वास निश्चित है। मान लीजिए आप ये बात, जो उनकी सेवाएं मोदी जी के लिए रही हैं, खासतौर पर जब केंद्र में पूरा बहुमत नहीं आया, 240 पे सिमट गए, उसके बाद कोई भी राज्य उन्होंने बीजेपी को गंवाने नहीं दिया। उनकी बीजेपी की टीम, जो क्रिकेट की टीम अगर आप बीजेपी को माने, तो उनकी टीम के ओपनर थे ही। उनके चुनाव की ओपनिंग ये करते थे, इलेक्ट्रल वोटिंग बैलेट्स के अंदर लेकर के, काटने से लेकर के, जोड़ने से लेकर के, फिर प्रधानमंत्री के सारी यात्राएं पूरी करा, उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से लेकर के, चुनाव कार्यक्रम इस तरीके से कि भाई जहां भाजपा मजबूत है वहां पहले चक्कर में, जहां कमजोर है वहां लास्ट चक्कर में, प्रधानमंत्री जी की धार्मिक यात्राओं का पूरा समय दे करके 12 चुनावों से 12 चुनाव मैंने आपको गिनवाए थे कि 12 चुनावों में जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन मोदी जी कहीं ध्यान लगा रहे होते हैं, कहीं फोटो सेशन हो रहा होता है, कहीं कुंभ स्नान कर रहे होते हैं। तो ये सारी सुविधा किसने दी? राजीव कुमार का योगदान छोटा नहीं है इस पूरे में। तो राजीव कुमार जी का भी पुनर्वास निश्चित है। और अगर आप इसको ब्रीफ में लेना चाहें तो एक लाइन और कह सकते हैं आप कि जो राहुल गांधी का एक पोस्टर जो लगाया था ना, वो क्या नाम है, केजरीवाल, वो भी केजरीवाल को बहुत भारी पड़ा। जो भ्रष्ट नेताओं की सूची के अंदर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का फोटो लगाया था। अब राहुल गांधी का 2.33% वोट बढ़ा है कुल मिलाकर के, 6.59% कांग्रेस का वोटिंग है। सवाल 6.59 का नहीं है आशीष भाई, जब आपको 6.5% वोट मिलते हैं तो आप मेरे 13% वोट खा जाते हैं। ये है ना सवाल, तो डबल है वो, आपका गया और मेरा आया नहीं। दैट्स हाउ इट इज। तो राहुल गांधी से जो पंगा लेने वाली स्थिति हुई, राहुल गांधी खुद तो डूबे लेकिन सनम को भी साथ ले डूबे। नहीं, इसमें जब डूबने और पार लगने की बात है, तो जो मेरा सवाल था कि राहुल केजरीवाल साहब बहुत दिक्कत पैदा करेंगे, अब खाली हो गए हैं तो बहुत मोदी को तंग करेंगे। इस पे जो आपने जितना बोला उसमें कुछ मेरा और इनपुट एक्स्ट्रा भी मैं अभी सोचा उस पर, क्योंकि ये सबसे बड़ी चर्चा इस समय है। जितने मतलब राजनीतिक ध्यानी और ज्ञानी पुरुष हैं, पुरुष या महिलाएं हैं, तो उन सबका कहना है कि अब केजरीवाल, अब ये शेर है, अब घायल शेर है और खाली शेर है, खुला शेर है, अब खुला शिकार करेगा। तो उसमें 2-3 आपने बहुत सारे तथ्य रख दिए। उसके अलावा एक तथ्य और ध्यान रखिए, ये रीजनल फोर्स अभी हैं, पैन इंडिया नेता है नहीं। रीजनल फोर्सेज में केजरीवाल के पीछे कोई हार्डकोर डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं है, नहीं रहा। वो मुफ्त जीवी वोट बैंक था। वो किसी लंगर में पूरी सब्जी मिल रही थी, अब बगल वाले लंगर में पूरी सब्जी खीर मिलने लगी, ये लंगर खाली हो गया। सारी लाइन तुरंत पत्तल फेंक करके दूसरे लाइन में लगे बगल के लंगर में, क्या वहां पूरी सब्जी खीर खाएंगे? है बाद में वो वहां पर वो ठंडा वाला शरबत भी पिला रहे हैं, वो भी जाते जाते पियेंगे। यहाँ पानी भी नहीं है, जाकर नल खोजना पड़ेगा। वहां चला गया, सारा लंगर खाली हो गया इनका, अब इनके पास कुछ नहीं है। रीजनल फोर्सेज जितनी है देश में, उत्तर से दक्षिण तक सारी
किसी न किसी एक जाति समूह, जाति विशेष, वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की प्रतिनिधि बन करके काम करती रही, या उनका उदय हुआ उसी बेस पर। उनके पास वो हार्डकोर वोट बैंक है। जैसे मैं उदाहरण दिया आपसे चर्चा में भी कि लालू यादव की पार्टी है, 20 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन उसके पास मुस्लिम यादव समर्थन आज भी उसके साथ बना हुआ है। मायावती, उनको राजनीति में आज की तारीख में भी हम लोग शून्य मानते हैं, मतलब उन्होंने अपनी राजनीति को अपने साइलेंस से खत्म किया। उसके बावजूद गिरते 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 सबने खारिज कर दिया, तब भी उनके पास 7-8%, मतलब कांग्रेस को जितना दिल्ली में वोट मिला उससे ज्यादा उनके पास अभी भी यूपी में आए वोट। ये बात होती है जिसके पास एक वर्ग विशेष का मतलब आंख मूंद करके समर्थन है कि नहीं, ये यही हमारे रहनुमा है। वो केजरीवाल के साथ, केजरीवाल किसी का रहनुमा नहीं है। केजरीवाल मुफ्त का दे रहे थे, बड़ी दुकान, बड़ा काउंटर लग गया, वही आपने कहा कि जो बड़ा पैकेज आया, शिफ्ट हो गए। पहली बात तो ये, इसलिए मैं कहता हूं केजरीवाल अब कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब बीच का रास्ता, मध्यम मार्गी हम है नहीं, तो हमने कहा कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल किसी स्टेट में अब जाएंगे तो क्या करेंगे। दरअसल इनको हराने से पहले, बीजेपी ने हराया बाद में, पहले इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। एग्जैक्टली, ठीक बात। हराने से पहले इनको, जिसके उदय का बिना किसी समुदाय, जाति विशेष के हार्डकोर समर्थन का अगर केजरीवाल का उदय हुआ था, तो एक यूएसपी थी, बस एक यूएसपी थी। बाद में मुफ्त वाला लंगर बाद में लगा, यूएसपी एक थी कि यार ये ईमानदार नेता, इस देश में भ्रष्टाचार बहुत है, बेईमान सब आदमी हैं, ये सब बेईमानों को सुधारे, लोकपाल लाएगा, राज्यपाल तो हमने बहुत देख लिया, अब लोकपाल देखेंगे हम लोग। ऐसा तमाम लोगों के मन में उम्मीद जगी थी। ये आए, अब लोकपाल तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन शीश महल सबने देख लिया। वो झूठ हो सच हो, लेकिन हर आदमी के जेहन में वो तस्वीर सोने वाले कमोड का, सोने की पॉलिश वाला कमोड सबके आंखों के सामने है। वो सिक्योरिटी, दिल्ली का एक को सिक्योरिटी नहीं लेंगे, होमगार्ड भी हमारे साथ नहीं चलेगा, दो स्टेट की सिक्योरिटी ले लिए। ऐसा भी कोई नहीं था कि 2 स्टेट की सिक्योरिटी लेकर के एक स्टेट का सीएम घूमे, 2 स्टेट की सिक्योरिटी लेकर एक स्टेट का सीएम घूम रहा है। तो जितना इनका वो मुखौटा था, पर्दा था, वो ईमानदारी वाला पहले कैरेक्टर असैसिनेशन किया। इनके घर के अंदर एक महिला पीटी गई, हर तरह से, सिर्फ खाली करप्शन में नहीं, एक महिला पीटी गई, स्वाति मालीवाल। महिला के साथ गाली गलौज भी, अगर राजनीति में बात बिल्कुल सामने आ जाए कि गाली गलौज किसने किया है, वो अभी जनता में बुरा वो करता है कि यार महिला के साथ गाली गलौज कर रहा है, ये कैसा नेता। जो मफलर बांधे हुए सीधा साधा हाँ जी हेलो जी करता नेता था, वो घर में महिलाओं को पीट रहा है, ये तो उसका बड़ा अद्भुत चेहरा है। ये भी देख लिया देश ने। अब ये कहां क्रांति करेंगे जाकर के, कौन इनको एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास कोई जाति विशेष का नहीं है। ये सेकंड पॉइंट है, कोई इन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कहीं जाएंगे और इनके पीछे हुजूम खड़ा हो जाएगा। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, मोदी और केजरीवाल दोनों का एक, इसको मैंने कहा लाइव में भी, दोनों का एक। मोदी जी क्यों किसी भी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैंने आज गुजरात के हमारे साथी के साथ कहा, उन्होंने 100% इससे सहमति जताई। मोदी जी इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि मोदी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से मोदी अगर आज कुर्सी छोड़ देंगे तो उनके साथ एक आदमी नहीं खड़ा होगा, 4 तो बहुत दूर की बात है, एक नहीं खड़ा होगा। और बहुत करीब से मोदी को जानने वाले एक पत्रकार साथी ने, मयूर जानी ने कहा कि बिल्कुल सही आपने बात कहा, कोई नहीं खड़ा होगा। अब मोदी के पास उस उम्र पड़ाव पे हैं, वो कहते हैं अविनाशी, लेकिन शरीर तो सबका है, क्षण भंगुर जाना है। मोदी के पास वो समय कम है, तो वो किसी भी तरह से, वो ईडी, राजीव कुमार जैसे भी है, वो दिन काटने पर लगे हैं कि कोशिश नहीं उतर जाएंगे तो कोई साथ नहीं रहेगा, फिर बड़ी दुर्गति होगी। केजरीवाल के पास लंबा समय है और इसी समय उनको पैदल कर दिया, झोला थमा दिया बड़े साहब ने। केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी को वैसे ही चलाया है, डिक्टेटर के टाइप। अंदर के लोग बताते हैं कि कोई मीटिंग में बोल दिया तो ये बड़ी बदतमीजी से कहते थे, तुम बताओगे हमको, तुम सिखाओगे, बैठो। अब केजरीवाल के साथ कौन खड़ा होगा साहब? वो 13 का दौर था, 12-13, 11-12-13 कि आपके पीछे वॉलंटियर
भारत माता की जय, वंदे मातरम करके तिरंगा लेके घूमते थे। आप 11 साल में तो सबने देख लिया कि ये छोटा रिचार्ज है, मोदी 2.0 है, 3.0 है। अब कौन, आपकी एरोगेंसी सबने देख ली, आपकी ईमानदारी सबने देख ली, सब कुछ तो देख लिया। अब कौन खड़ा होगा? तो जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, तब क्या करोगे? खाली हो तो पूरी तरह खाली हो आप। आपको 4 आदमी नहीं मिलेंगे कि बतिया लेते हैं। जैसे आदमी जब बेरोजगार होता है, खाली होता है, दोपहर में सोचता है ना कि 4 आदमी मिल जाते तो लूडो खेल लेते। आप लूडो खेलने के लिए आदमी खोजना पड़ेगा केजरीवाल को। ये संकट है। जो लोग कह रहे हैं कि अब खाली हो गए केजरीवाल, नाक में दम कर देंगे मोदी के, अब लूडो खेलने के लिए पहले 3 पार्टनर खोजें। एक तो है मनीष सिसोदिया, मतलब 2 हो जाएंगे, तीसरा चौथा नहीं, क्योंकि आतिशी जीत गई आखिर में। जो अभी में जानकारी मिली कि आतिशी जीत गई, काय खेलेगी लूडो आपके साथ? अब वो नहीं काय लूडो खेलेगी? नहीं सौरभ सौरभ भी हारे हैं, सौरभ भी हार गए हैं चुनाव। और उसके अलावा चलिए, जो अपने क्या नाम है उनका, जो जेल में थे, जैन साहब, सत्येंद्र जैन, जय जय, वो भी चुनाव हार गए। हाँ, तो चलिए लूडो तब तक की लूडो भर का हो गया, तो लूडो लूडो भर भर का का हो मामला तो हो गया। लूडो तो गया, लूडो खेल भर का लेंगे, हो लेकिन गया। जो हाँ। आप बात कर रहे हैं कि उस हिसाब से उनको बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दिया जाएगा। मीडिया मीडिया जिस तरीके से राहुल गांधी का जो भाषण करता है लगातार रह रहकर बीजेपी के इशारे पर, अब इनके साथ वही कार्यक्रम शुरू होगा कि चले थे बड़े, ये बनने वो बनने। वो आपको पता है, एंकर्स जो हमारे जो शूरवीर बैठे हैं दिल्ली में मीडिया के दफ्तरों में, वो एक से एक दुर्दांत प्रतिभाएं हैं। वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे। तो केजरीवाल के लिए आने वाला समय कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और जैसा आपने कहा, जोड़ा रखने की जगह मुझे लगता है बहुत सीमित, ये तो नहीं कह सकते राजनीति में कि नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सीमित विकल्प रहेंगे उनके पास। और अब संघर्ष का मादा कितना है, क्या है। और देखिए, कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर, आशीष भाई कुछ भी कहिए आप, मीडिया की सक्रिय भूमिका तो रहती है। केजरीवाल को जो अभी तक जो आदत है, वो प्रोएक्टिव मीडिया की मदद करके यहां तक एक पहुंचे। एक एक खाली एक सप्लीमेंट्री जोड़ रहा हूं। मीडिया की भूमिका का आपने बात की, 50-50 लाख रुपया सुनाओ, इतना बम्पर विज्ञापन दे दे के एक आध मेन स्ट्रीम छोड़िए, यूट्यूबरों ने एक आध 5 लोगों के साथ, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, एक साथ इंटरव्यू, वो सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन टाइप का हुआ। वो क्या पैसा तो नहीं मांगने लगेंगे वापस अरविंद केजरीवाल? पैसा तो वापस देंगे भी नहीं, वो तो आपको पता है। मीडिया में तो जो एक बार आ गया वो हजम है, खेल खत्म और हाँ। पैसा हजम। वो आप चक्कर छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये भी देखिए, वो भी जो पैटर्न है, जो 5 संपादक बिठा करके वो लफाजी करने वाला, वो भी मोदी जी का ही इन्वेंशन है। मोदी जी ने भी यही कार्यक्रम किया था पीएम रेजिडेंस में। उसकी एडिटिंग और शूट भी पीएम की टीम ने किया था, दूरदर्शन वाली टीम ने। नहीं नहीं, तो आजकल तो इन्होंने पता है। उल्टा किया। ये साहब तो मोदी जी की ही पाठशाला के हैं ना, एक ही गुरु भाई हैं, ये गुरु भाई हैं। तो इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने एक, मतलब पत्रकार के रूप में एक व्यक्ति को बैठाया और ये 5 बैठे। हाँ, वो हम्म पैटर्न, स्टाइल, स्टाइल देखिए, स्टाइल की बात है। अब वो यूं का यूं करोगे तो आपको होगा कि उनकी कॉपी कर लिया आपने, इसलिए इन्होंने उल्टा कर लिया कि एक प्रतिभा को सामने बिठाया और उसके सामने 5 राजनीतिक प्रतिभाएं उधर बैठ गई, 4 बैठ गई, पूरी टीम जिसको आप कहते हैं। लेकिन वो जो इजाद है, जो बेसिक आइडिया है, वो तो मोदी जी का ही है ना। तो मोदी जी का आइडिया प्रोपगेट करते करते, जो मोदी जी कहा करते मेरा झोला उठा के चला जाऊंगा, मोदी जी का झोला तो इंटेक्ट है, लेकिन इनका झोला जो है, झोला भी नहीं मिला और सीटें भी गई, खुद की सीट भी हार गए। और यही बीजेपी का चुनाव प्रबंधन है। देखिए, कुछ भी कहिए, बीजेपी का ये चुनाव प्रबंधन जो है, इसकी बात हम आज से 1 महीना पहले कर रहे थे कि केजरीवाल 100% टारगेट पे है, मनीष सिसोदिया 100% टारगेट पे है, और उसके लिए जो कुछ करना था वो उन्होंने किया। और आप माइक्रो मैनेजमेंट देखिए, माइक्रो मैनिपुलेशन देखिए, करके दिखाया उन्होंने। ऐसा थोड़ी था कि केजरीवाल के पास संसाधनों की कमी थी, नहीं थी। पूरे पंजाब का जो आपका काडर है, वो दिल्ली के अंदर पिछले महीनों से था। लेकिन क्या हुआ? तो अल्टीमेटली बीजेपी प्रिवेल्ड ना, बीजेपी प्रिवेल्ड ओवर केजरीवाल सिस्टम। तो यही उनकी जीत का कारण बना। और चुनाव जो चुनाव देखने की और कवर करने की, जिस चुनाव को एनालाइज करने की मेरी आपकी ट्रेनिंग है, माफ कीजिएगा, ये वो चुनाव नहीं है। अब तो चुनाव मोदी जी डेटा बता देते हैं कि भाई इतने सीटें चाहिए, बाकी काम राजीव भाई कर लेते हैं उधर बैठ के, राजीव कुमार सरकारी जो है। तो अब राजीव कुमार सरकारी की जगह 18 तारीख के बाद कोई और भाई आ जाएगा, उसकी कोचिंग कहीं चल रही होगी अभी, उसके साथ एमओयू साइन होने होंगे तमाम तरह के। 18 तारीख को नया चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त 19 को टेक ओवर करना है। तो लेटेस्ट सी, ये नए तरीके का लोकतंत्र है, सवाल मुक्त लोकतंत्र है, क्षत्रप मुक्त लोकतंत्र बनाने की तैयारी है।
अब यहाँ के बाद आपको पता है बिहार जाना है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का भी नंबर आएगा। तो ममता को कैसे निपटाएंगे, क्योंकि ममता भी टारगेट पे तो है। उसका उद्धव ठाकरे बनाएंगे, उसका क्या नाम है अपना शरद पवार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, या उसका केजरीवाल ही बना देंगे, यू नेवर नो। क्योंकि ममता के भी अडानी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। किस रूप में चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी ने जो ये चुनाव जीत करके दिखाया है, ये उनके लिए फाइनल था, जो उन्होंने नया पैटर्न डेवलप किया है। हरियाणा से क्वार्टर फाइनल, महाराष्ट्र में सेमीफाइनल और आज उसका फाइनल। अब इसका केवल बिहार में रेप्लिकेशन होना है, और वो आप देखिएगा नीतीश कुमार जी कौन सी गति को प्राप्त होते हैं। केजरीवाल के बाद अगला नंबर नीतीश कुमार का। खैर, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, 83 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों का मैन ऑफ द मैच एक ही व्यक्ति था, मोहिंदर अमरनाथ, जिमी अमरनाथ। लेकिन ये उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे राजीव कुमार साहब ने। ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों के मैन ऑफ द मैच। और अब राजीव कुमार व्यक्ति नहीं विचार है। राजीव कुमार बहुत बड़े हो चुके हैं, ये व्यक्ति नहीं विचार हैं। अब वहां कोई भी आएगा उसको राजीव कुमार नाम से ही पुकारा जाएगा। हमने पढ़ा था, बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि गांधी व्यक्ति नहीं विचार है, लेकिन अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है तो राजीव कुमार व्यक्ति नहीं विचार है। इजाजत दीजिए, हमें फिर मिलेंगे। हमें तो चर्चा करनी है, चर्चा करेंगे। अभी भी प्रयास जारी है, लेकिन अब बिहार की बारी है। कल शाम फिर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री जी के साथ, हेमंत भाई के साथ। नमस्कार। नमस्कार।